हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि है प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आज यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है और आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अभी पूरे ख़त्म नहीं हो पाए हैं, सो नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊँगी जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। तो गाइज़ इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अनुमोदकों की और प्रस्तावकों की संख्या 50-50 होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर जब मैं पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगी तो उस पर जब राष्ट्रपति चैप्टर आएगा तो आपको तो लाइन बाय लाइन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है कि प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या 50-50 होनी चाहिए या होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए कई तरीके की सूचियां होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो हमारा आंसर होता है समवर्ती सूची का। तो इसी तरीके की यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस सूची के विषय पर वो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। तो दो ऐसी सूचियाँ हैं जिसमें पहली है संघ सूची और दूसरी है समवर्ती सूची। संघ व समवर्ती सूची, आगे मैं सूची लिख दे रही हूँ। तो यानी कि दो सूची हैं जो कि जिनके विषय में प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, क्योंकि पहले जो था वेतन कम था और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा और सरकारी लोगों को वेतन मिल रहा था। जो चीज़ बोला जाए कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है और सर्वोच्च पद होता है, तो इस वजह से राष्ट्रपति की जो इनकम है वो भी सबसे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो इस वजह से अरुण जेटली ने जो बोला था, तो अब ये पेमेंट जो है राष्ट्रपति की सैलरी जो है वो बढ़ चुकी है। तो राष्ट्रपति की इस समय सैलरी है 5 लाख रुपए। बात कर लेते हैं और लोगों की सैलरी भी इसी में मैं क्लियर कर देती हूँ। राष्ट्रपति की तो 5 लाख रुपए है और इसमें मैं एक खास बात बता दूं कि कोई भी टैक्स वगैरह इस सैलरी पे नहीं देना होता राष्ट्रपति को। अब चलिए बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की क्या सैलरी है और साथ में राज्यपालों की क्या सैलरी है, पीएम की क्या सैलरी है, ये बात भी कर लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति बस राष्ट्रपति से निचला पद होता है, तो इस वजह से इनकी सैलरी भी काफ़ी हाई रखी गई है, जो कि है 4 लाख रुपये। यानी कि उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपये। अब बात कर लेते हैं राज्यपालों की। तो जैसे राज्य का जो सर्वोच्च पद होता है वो राज्यपाल होता है, जैसे राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है, वैसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्यपाल को बोला जाता है। तो इसलिए राज्यपाल की जो सैलरी है वो 3.5 लाख रुपए रखी जाती है। तो 3.5 लाख रुपए इस समय राज्यपाल को मिलते हैं। और अगर बात कर लें पीएम की सैलरी क्या है, तो पीएम की सैलरी है 1,60,000 रुपये। प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं 1,60,000 रुपये, जो कि इस टाइम का अमाउंट है। आगे जाके ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है, तो आप लोगों को ये अमाउंट पढ़ते रहना है। ये जो करंट चीज़ें होती हैं इनको ध्यान में रखा करिए कि कब ये चेंज हुई है। तो फिलहाल ये जो अमाउंट है ये यही है। अब चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, 5 लाख रुपये। अब देखिए, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी वजह से, मान लीजिए राष्ट्रपति अब आप जानते हैं जितने वर्ष के लिए उन्हें रहना है वो तो रहते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में वो राष्ट्रपति ना रह पाए, कोई भी बात हो जाती है, तो फिर से दोबारा 6 माह के भीतर दूसरे राष्ट्रपति को आ जाना चाहिए। यानी कि ये पद जो है सिर्फ 6 माह तक खाली रह सकता है, या बोल सकते हैं कि 6 माह के अंदर अंदर भरना बहुत ही आवश्यक है। तो राष्ट्रपति पद जो है 6 माह के भीतर भरना आवश्यक है। अब देख लेते हैं, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड होंगे। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। वैसे तो हमारे यहाँ किसी भी पद की सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका सबको नहीं मिलता कि 2 बार 3 बार वो बने। मुश्किल से एक ही बार सब बन पाते हैं, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जा रही है वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा जब महाभियोग चलाया जाए, महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाए, तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। ये एक लंबा प्रोसेस है। पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होता है, फिर संसद में सबकी अनुमति चाहिए होती है, हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रपति अपना जो मुद्दा है जिनकी वजह से उन पर महाभियोग लगाया जा रहा है वो उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जो भी बात हो। तो इस तरीके की लंबा प्रोसेस होता है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के बाद हटाया जा सकता है, वरना दोबारा सिलेक्शन के बाद ही राष्ट्रपति हट सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आप जानते हैं बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिनमें राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाते हैं सबको, लेकिन भारत के राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज़ भी आप लोगों को लर्न करनी है। कभी कभी क्या होता है, लोग गलती से उपराष्ट्रपति भी लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ जो शपथ दिलाते हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय के, मैं यहाँ हाई कोर्ट लिख दे रही हूँ शॉर्ट में ताकि आ जाए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो देखिए इधर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके देखिए शपथ तो दिलाई है यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, लेकिन अगर आप त्यागपत्र की बात आ गई, मान लीजिए राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है अपने पद से, तो वो त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति यानी कि अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? अब जानते हैं कि बहुत सारे देखिए राष्ट्रपति पद इतना ऊंचा होता है और बनते बनते बहुत समय हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं जो राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस वजह से कई ऐसे भी राष्ट्रपति, कई क्या बोलें, ऐसे ये एक ही राष्ट्रपति हैं जिनकी डेथ जो है उनके कार्यकाल से पहले हो गई। तो इनके बारे में जानते हैं, ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसमें ये सारी बातें भी होंगी कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति, जिस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में बातें की जाती हैं, या इसके अलावा बहुत सारी चीज़। अब तो एक ये चीज़ है, ये तो नॉर्मल है कि सभी जानते हैं कि सर्वोच्च से जो बोलते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे बोला जाता है, तो वो राष्ट्रपति को। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, थोड़े से ट्रिकी टाइप के, वो सारे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगी जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड होगी। अब ये वाला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है संघीय मंत्रिपरिषद। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी होती है तो सलाह देने का कार्य किसका है? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अभी मैंने बताया कि जो आप शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, अगर बाई चांस मैंने बोला 6 महीने के लिए पद रिक्त रहता है, बाई चांस कभी पद रिक्त हो गया
तो उस समय किसी ना किसी को तो राष्ट्रपति पद पे रहना होगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरीके। वो राष्ट्रपति नहीं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बोले जाएंगे। तो इस जगह कौन किसको बैठाया जाता है, तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनको ये पदभार सौंपा जाता है कि आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए वो चीफ जस्टिस तो थे, साथ में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह ऐसे शख्स थे जो कि मुख्य न्यायाधीश भी रहे सर्वोच्च न्यायालय के, और इसके साथ साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो देखिए कुल पूछा गया है यहाँ पे, तो आप ऑप्शन में आया था इस टाइप का 12, 14 या फिर 2, इस तरीके की चीज़ें आई थी, तो कुछ लोग 12 भी लगा के आ सकते हैं। तो देखिए अलग अलग यहाँ नहीं पूछा गया, यहाँ आपसे पूछा गया है राज्यसभा व लोकसभा दोनों में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो कुल तो कर सकते हैं 14 में। अब इसके आगे हम जान लेते हैं कैसे 14 सदस्य अब कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं वो मनोनीत करते हैं 12 सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं 12 सदस्य, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वरीयता दी जाती है एंग्लो इंडियन को या फिर आंग्ल भारतीयों को, क्योंकि ये बहुत संख्या में कम होते हैं। तो इस वजह से इनको ही मोस्टली कहेंगे, आपने लिखा होगा कि लिखा ही रहता है 2 एंग्लो इंडियन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 एंग्लो इंडियन ही हों, लेकिन इन्हीं को ही वरीयता दी जाती है क्योंकि कम भी हैं। तो इस वजह से 14 लोग हो जाते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 लोग, तो मिल करके कुल यहाँ पूछा गया था, इस वजह से आपका आंसर हो गया 14। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का चुनाव, यानी कि ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। यहाँ था ऑप्शन थे प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, किस तरीके का चुनाव होता है। तो ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसको एकल संक्रमणीय चुनाव भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम भी दिए जाते हैं, अनुपातिक चुनाव भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग, यहाँ पे जो डायरेक्टली जैसे कि हम लोग किसी को वोट देते हैं, तो यहाँ हम लोगों को वोट नहीं देना होता है जो। तो चलिए बात अब यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे जो और भी बहुत कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँ, टाइम भी हो रहा है। तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से लाऊँगी जिसमें आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी एंड ऐसे ही बहुत सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।